गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का विषय रसायन अध्याय 3 वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। तो अपन वैद्युत रसायन में कोटरोस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस प्रकार बनाया जाता है, इसके लिए अपन देखेंगे। तो आप अपनी बुक में ज़रा देखिए कि किस प्रकार इसका कार्य किया जाएगा। इसके आधार पर हम सबसे पहले एक आप अपनी बुक में चित्र देखिए कि किस प्रकार चित्र बना हुआ है। उस चित्र में आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का एक चित्र है। इस चित्र में एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट होती है जिसमें ब्लैक प्लेटिनम का ही लेप होता है। इसमें मरकरी, इसमें एक मरकरी के तार के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है जो मरकरी में ही डूबा रहता है। सॉरी, प्लेटिनम के तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है जो मरकरी में डूबा रहता है। इसको इस तार को हम एक जैकेट के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। एक कांच की जैकेट से घिरा हुआ होता है। इस प्लेटिनम आयताकार प्लेटिनम की प्लेट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस कांच की जैकेट में ऊपर से हाइड्रोजन, शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के लिए एक जगह होती है, पार्श्वनली लगी रहती है, जिसके द्वारा हम एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो कुछ हाइड्रोजन गैस आयताकार प्लेटिनम की प्लेट के द्वारा तो अवशोषित कर ली जाती है तथा कुछ बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन की गैस और इस आयताकार प्लेटिनम की प्लेट और इस विलयन के आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिस प्रकार एक इलेक्ट्रोड बन जाता है जिसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 वोल्ट होता है। इस प्रकार हम इसको बोलते हैं NHE या SHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले अपन पूरे इस चित्र की एक साथ चर्चा करते हैं कि इसमें आयताकार प्लेटिनम की एक प्लेट होती है जिस पर ब्लैक प्लेटिनम का ही लेप होता है तथा इसको एक प्लेटिनम के तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है जो तार मरकरी में डूबा रहता है। इस तार को बाहर पार्श्वनली के बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर 1 atm पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो कुछ गैस हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है तथा कुछ प्लेटिनम के प्लेट के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो अवशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन के आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार हमें एक बने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार यदि यह इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करे तो हाइड्रोजन जो गैस है वो अपने आयनों में निकल जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगी। तो हाइड्रोजन के 2 धनात्मक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दें। तो इस अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार ले सकते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया प्लेटिनम की प्लेट पर हो रही तो Pd हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर हो रही तो एक बार अर्ध अभिक्रिया का चिन्ह, फिर हाइड्रोजन के आयन, ठीक है ना, फिर एक सांद्रता पर C यानी कि सांद्रता 1 मोलर सांद्रता, तो C बराबर 1 मोलर के लिए यदि यही इलेक्ट्रोड आपके लिए कैथोड की तरह कार्य करता है तो अभिक्रिया बदल जाती है। जिस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि इसी प्रकार इसको पलट के लिख दिया कि हाइड्रोजन की आयन एक्वा में थे तो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए तो हाइड्रोजन की गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसी को फिर अपन लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के आयन एक सांद्रता पर अर्ध अभिक्रिया का चिन्ह हाइड्रोजन गैस तथा एक बार पर यानी कि प्लेटिनम की प्लेट पर। तो इस प्रकार हम इन अभिक्रियाओं को लेकर के एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार कर लेते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपन प्राथमिक सेल पर कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। तो प्राथमिक सेल के लिए अपन ऐसे सेल कहते हैं कि जिनकी रासायनिक क्रिया कुछ समय पश्चात बंद हो जाती है, उनको हम प्राथमिक सेल कहते हैं। मतलब जिन्हें एक बार जिनसे ऊर्जा प्राप्त कर ली जाए तो उनसे दोबारा ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात वे सेल जो मृत प्राय होने के पश्चात पुनः से आवेशित नहीं किए जा सकते प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन सेलों को हम लॉकलांसी सेल भी कह सकते हैं। अब इसके आधार पर अपन पढ़ते हैं शुष्क सेल का उदाहरण देते हैं कि शुष्क सेल क्या होता है। तो शुष्क सेल में सामान्य से पहले एक चित्र बना है, आप अपनी बुक में इस चित्र को देखिए।
इस चित्र में जिंक का एक पात्र होता है, जो पात्र होता है वो जिंक का पात्र होता है, वो ये जो एनोड का कार्य करता है, क्या कार्य करता है, एनोड का। इसके अंदर एक कैथोड की छड़ होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। जिंक का एक पात्र होता है, ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है, और जिंक जो है एनोड का कार्य करता है। इस कैथोड की छड़ यानी कि ग्रेफाइट की जो छड़ है, इस छड़ के चारों ओर, केवल इस छड़ के पास में बोल रहे हैं, इसके चारों ओर MnO2 का पेस्ट भरा रहता है, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा रहता है। तथा इस छड़ के और इस पात्र के बीच के जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान में अमोनियम क्लोराइड भरा होता है। तो फिर एक रासायनिक अपक्रिया होती है, दो अर्ध से रासायनिक अपक्रिया होती है। इनके आधार पर यदि इस सेल के लिए इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रिया निम्न प्रकार हो, तो एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होगा, तो जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो जिंक की दो धनायन बन जाएगी। फिर ये जिंक के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन ये अमोनियम क्लोराइड का विखंडन होने के कारण अम्लीय होने के कारण विखंडित हो जाता है, तो अमोनियम के आयनों के द्वारा अवशोषित यानी कि ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो अमोनियम के आयनों के द्वारा अगर कहते तो अपन अमोनियम के आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन त्याग थे, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो अमोनियम के आयनों के आगे भी दो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी दो एक धनायन था इसलिए इसके आगे दो लिखा। तो अमोनियम के आयन जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो अमोनिया गैस तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अब तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है वो अमोनिया गैस है, तो अमोनिया गैस जो है जिंक के आयनों पर, एनोड पर बने जो जिंक के आयन है, इनके साथ क्रिया करके एक समतुल्य यौगिक बना देती है। जब जिंक के आयन अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं तो एक समतुल्य यौगिक बनता है, इसके लिए अपन ने डायरेक्ट संतुलित करके लिख दिया है, तो समतुल्य यौगिक बन जाते हैं। तो संपूर्ण सेल अपक्रिया फिर निम्न प्रकार हो जाती है। तो इसके पहले अपन को ये बोलना है, क्योंकि जो जिंक का जो पात्र होता है अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होने के कारण अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सकता, इसलिए जो इस सेल का जो विभव का मान होता है, इलेक्ट्रॉन विभव का मान होता है 1.25 से 1.50 वोल्ट तक होता है, और यह सेल अधिक दिनों तक कार्य नहीं करता। इस प्रकार ये सेल पुनः से आवेशित नहीं किया सकता, वह मृत प्राइमरी कर खराब हो जाता है। तो फिर संपूर्ण सेल अपक्रिया दोनों रासायनिक अपक्रियाओं को जोड़ करके लिख सकते हैं। Zn का Zn अमोनियम के आयन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अपन कटे हुए मान लेंगे, फिर इसके बाद जिंक के आयन तथा अमोनिया और हाइड्रोजन गैस। अब इस पर कैथोड पर बनी जो हाइड्रोजन गैस होती है इसकी ध्रुवणता को रोकती है, यानी कि MnO2 का ऑक्सीकरण कर देती है। तो MnO2 का जब ऑक्सीकरण होता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड बन जाता है, जल निकल जाता है और सेल टोटल खराब हो जाता है, या अधिक दाब नहीं बढ़ पाता अमोनिया का, इसके कारण इनका ध्रुवीकरण होता है। तो प्राथमिक सेल किन्हें कहते हैं, इनके लिए एक लैप्लांसी सेल का उदाहरण दीजिए। तो शुष्क सेल क्या है, यह लैप्लांसी सेल क्या है, इसमें जिंक का एक पात्र होता है जिसमें अमोनियम मैग्नीज डाइऑक्साइड छड़ के चारों ओर भरा रहता है, तथा इसके रिक्त स्थान में अमोनियम क्लोराइड भरा रहता है। ग्रेफाइट की एक छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। तो इस सेल पर होने वाली अपक्रिया निम्न प्रकार होती है। तो एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है तथा कैथोड पर जिंक के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों का अमोनियम के आयनों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो इसमें अमोनिया गैस बनती है। जो अमोनिया गैस होती है वो जिंक के आयनों से क्रिया करके एक समतुल्य यौगिक बना लेती है, जिससे अमोनिया गैस का दाब नहीं बढ़ पाता है। तो NH3 यह जो क्रिया होती है वो NH3 के कारण उत्पन्न ध्रुवण को रोकती है, वो इनकी आयनों की सांद्रता में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होने के कारण जिंक धातु का संचारण करता रहता है, और इसलिए यह सेल अधिक दिनों तक कार्य नहीं करता है। इस सेल का जो विभव होता है वो 1.25 से 1.50 वोल्ट तक होता है। तो संपूर्ण सेल अपक्रिया फिर हम लिखेंगे निम्न प्रकार होती है। फिर अपन लिखेंगे उत्पन्न हाइड्रोजन गैस MnO2 का ऑक्सीकरण कर देती है। तो ऑक्सीकरण पर जल तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है। तो H2 जो है एकत्रीकरण सेल में क्रिया में व्यवधान उत्पन्न करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं,
ध्रुवण कहते हैं। इसी प्रकार आपका शुष्क सेल वाला चैप्टर जो है खत्म है। अब इसके बाद आते हैं अपन द्वितीयक सेल पर। तो द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? तो ऐसे सेल जिन्हें डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः से आवेशित किया जा सकता है, उनको हम द्वितीयक सेल कहते हैं। तो द्वितीयक सेल यानी कि वे सेल जिनकी रासायनिक क्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो द्वितीयक सेल के लिए हम एक लेड संचायक सेल का केवल उदाहरण दे रहे हैं आपके लिए कि लेड संचायक सेल क्या होता है। प्रत्येक सेल 2 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो 2 सेलों को, इन सेलों के लिए हम एक क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो 2 सेलों को जोड़ दें तो 4 वोल्ट की विद्युत धारा, 4 सेलों को जोड़ दें तो 8 वोल्ट की, और 6 सेलों को जोड़ दें तो 12 वोल्ट की हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। इसमें जो लेड, जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है, तथा जो कैथोड भी होता है वो भी लेड का ही होता है, लेकिन वो लाल लेड का होता है, यानी कि जिसको रेड लेड बोलते हैं। इनके बीच में H2SO4 भरा रहता है जो 38% तन्म होता है। इस अम्ल का घनत्व 1.30 मिलीलीटर इनवर्स होता है। इस प्रकार हमें एक लेड संचायक सेल बन जाता है। तो लेड संचायक सेल की अपनी अपन बाद में देखेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप केवल द्वितीयक सेल और शुष्क सेल और मानव विभाग को आप लिख लें, और कोई समस्या हो तो अपने संबंधित टीचर से आकर के उनका सॉल्यूशन ले लें। थैंक यू।